बराबर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया एलएलपी। एक थोड़ा सा इंट्रो आपको दिया था। आज इसके मेन प्रोविजंस पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, सामने देखो प्लीज। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हमारा कॉर्पोरेट कल्चर आगे बढ़ रहा था, बिजनेस आगे बढ़ रहे थे, इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, तो सरकार को लगा कि एक ऐसी न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस हमें देनी चाहिए इकोनॉमी को, जिसमें पार्टनरशिप के और कंपनी के क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स हो। कि आज जैसे मैं एक पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ, हम 3 लोग हैं, अब हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टनरशिप इंडिया में रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। नहीं करवाते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। और पार्टनरशिप को उतना रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता जितना कंपनी को मिलता है। तो कोई बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया और हमें लेना है, तो हमें नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो कंपनी है उसको दे दिया जाएगा, भले वो प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी में 2 ही लोग हैं, हम तो 3 थे, फिर भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप को से ज़्यादा लीगल रिकॉग्निशन कंपनी को मिलती है। उसी के साथ साथ पार्टनरशिप में एक नुकसान भी है कि इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर बिजनेस को कोई जेन्युइन लॉस हो गया और बिजनेस डूब गया, तो हम तीनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो हमारा घर बार बेचकर भी हमें बिजनेस के कर्जे उतारने पड़ेंगे। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कोई चीज़ डूब गई तो कंपनी को कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी को चुकाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेंबर को चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साला एक तो ये 2 चीज़, एक तो मेरा लीगल रिकॉग्निशन बहुत कम, और एक मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड। दोनों तरफ से मेरे को मार पड़ती है। तो पार्टनरशिप में अगर मुझे कंपनी के बेनिफिट चाहिए, तो या तो मैं कंपनी खोल लूँ, लेकिन मैं कंपनी नहीं खोलना चाहता। कंपनी में कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, ये फॉर्म दो, वो फॉर्म दो। तो साला मेरे को ना तो कंपनी खोलनी है, ना वो कंप्लाइंस करने हैं, और मेरे को ये 2 जो अड़िंगे हैं ये भी हटाना है। एक तो मेरी लीगल रिकॉग्निशन भी अच्छी हो, और दूसरा मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ना हो। क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए। इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए 2008 में कमेटी बैठी और उन्होंने एक एलएलपी पास किया। एलएलपी का बिल पास किया, जो 2009 में कानून बन गया। एलएलपी एक्ट कब बना? 2009 में, लेकिन इसका बिल पास हुआ था 2008 में। सुनते जाओ बराबर। अब ये एलएलपी आ गई, तो इस एलएलपी को कैसे डिज़ाइन किया गया कि ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसमें आपको पार्टनरशिप के और कंपनी के क्यूमुलेटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पार्टनरशिप के और कंपनी के। आपको एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगी कंपनी जैसी, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी कंपनी जैसी। ठीक है, जैसे कंपनी में मेंबर की लिमिटेड है, आपकी भी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। कहलाओगे आप पार्टनर, मेंबर नहीं कहलाओगे। आप हो पार्टनर, ओनर हो आप, मैनेजमेंट भी आप करोगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड। ये सबसे बड़ी देन है कि आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। तो अगर मेरी कोचिंग को 200 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसके लिए मेरा घर, मुर्तज़ा सर का घर, अब्दुल अली सर का घर, हमारा कुछ भी नहीं बेचा जाएगा। अब वो 200 करोड़ में हमारा स्टेक 50 करोड़ था, तो 50 करोड़ आप ले लो, बिजनेस में से ले लो। अब बिजनेस 0 हो गया, तो वो 150 करोड़ का नुकसान बिजनेस का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं। मेरी लायबिलिटी तो क्या रहेगी? लिमिटेड। तो एक तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड कर दी गई, मेरे को लीगल रिकॉग्निशन दी गई, और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। जैसे कंपनी में हर तरह के फॉर्म फाइल करो, ये रिपोर्ट फाइल करो, ये ऑडिट कराओ, तुम्हारी एसटेस, ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीज़ों के बेनिफिट को देते हुए एलएलपी खोला गया। और ये एक बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है। जिसको बड़े लेवल पे काम करना हो और अभी कंपनी ना खोलनी हो, तो एलएलपी इज बेस्ट ऑप्शन। पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो, अकेले हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अकेले हो तो फिर कंपनी खोल लो, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। क्या खोल लो? और पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, 2-4 जने हो, मिलके काम कर रहे हो, तो एलएलपी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, ये सब नीड थी, मीनिंग का मतलब बताया, और यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। अब छोटी छोटी बहुत डेफिनेशन दे रखी है, मेरी बात सुनो। बिजनेस की डेफिनेशन, बाउलों की तरह इसकी डेफिनेशन, पर्सन की, 4 डेफिनेशन मेरे हिसाब से ऐसी है जो एग्जाम में आ सकती है। बस वो भी आए तो आए, नहीं तो डेफिनेशन कभी आती नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो सेक्शन आते एग्जाम में, डेफिनेशन क्या करेगा वो देखिए। फिर भी आ गई तो 4 डेफिनेशन इसमें है जो तुम्हें याद रखनी है। उसमें से शायद 1 या 2 मैंने कल पढ़ाई थी। एड्रेस का मतलब क्या है? अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, और आप एलएलपी हो तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस। किसका एड्रेस? मतलब अगर कहीं पे एलएलपी में लिखा हुआ है कि शब्बीर को नोटिस जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? मेरे एड्रेस पे। लेकिन कहीं पे लिखा हुआ है बीसीसी को नोटिस जाएगा, तो वो बीसीसी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। और हमारा रजिस्टर ऑफिस एकमात्र ऑफिस यही है, ठीक है। तो यहीं पे सारे नोटिस सर्व किए जाएंगे। लेकिन अगर हमारी 2-3 ब्रांच होती, तो उसमें से हमने रजिस्टर ऑफिस इसको चूज किया है,
तो यहीं पे जाएगा, तीनों ब्रांच पे नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। तो एड्रेस का मतलब समझा दिया इसने। एड्रेस मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल हो तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, और बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन मैंने तुम्हें समझा दी थी, ये है सबसे बढ़िया, लास्ट क्लास में हो गया था ये। कौन होती है बॉडी कॉर्पोरेट? सबको बॉडी कॉर्पोरेट माना गया है। एलएलपी खुद, फॉरेन एलएलपी, कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे। कौन कौन आएगा इसमें? कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी। कौन नहीं आएगा बॉडी कॉर्पोरेट में? सोल ट्रेडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है कि भैया आपको हम बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देते। ऐसा भी किसी को कहा नहीं है, लेकिन कह देगा तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगा। तो सुन लो कौन कौन आता है बॉडी कॉर्पोरेट में? कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी। अब यहां से आज पढ़ते हैं। बिजनेस को काट दो। बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं आएगा एग्जाम में। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से एक डेफिनेशन आने लायक है, किसकी? बॉडी कॉर्पोरेट की। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? मैंने कल आपको बताया था कि जो सीए है और वी हु होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके पास क्या है? अगर मैं सीए हूं लेकिन मैं जॉब में चला गया तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले रहा हूं। सीए तो हूं मैं, लेकिन मैं तो जॉब करता हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं इस एक्ट में एलिजिबल सीए नहीं हूं। यहां एलिजिबल सीए कौन है? जो सीए भी हो और हु होल्ड सीओपी। बोलो क्या? सीओपी मतलब ये। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं आएगा ये भी। जिसको आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया, इसका सेक्शन 7 है, आज बात करेंगे कि किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो। तो इसमें तो बोला है मीन्स अ डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर 7। हमें तो बताओ तो सही कौन है, तो सेक्शन 7 में बताएगा। किसमें बताएगा? एंटिटी मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक सेकेंड डेफिनेशन जो काम की है, फाइनेंशियल ईयर। इसके पहले जो एक काम की थी वो किसकी थी? बॉडी कॉर्पोरेट की। किसकी? और अब सेकेंड नंबर पे आती है फाइनेंशियल ईयर। ये सुन लो क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। मेरी तब देखो, अभी तक तो आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर क्या सुना है? अप्रैल से मार्च। क्या सुना है? अप्रैल से मार्च। और कैलेंडर ईयर सुना है जनवरी से दिसंबर। क्या सुना है? जनवरी से दिसंबर। अब यहाँ थोड़ा चेंज है। फाइनेंशियल ईयर मतलब एवरी ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड एंड ऑन मार्च। अप्रैल से स्टार्ट हो, मार्च में खत्म हो। बट if your year start after 30th September, then it will conclude on subsequent March, next following March। ठीक है, next following March मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2024। सिंपल है। अगर मेरा बिजनेस ही 1 जून को स्टार्ट हुआ, 1 जून 23 को, तो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अगर मेरा स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 23 को, तो भी मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ही खत्म होना चाहिए यार। शुरू कभी से भी हो, खत्म कब होना चाहिए? लेकिन अगर मेरा साल शुरू हो रहा है 30 सितंबर के बाद, मतलब मेरा साल शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर। कोई किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि मैं बिजनेस 1 अप्रैल को ही शुरू करूं। मेरे पास जब पैसा आया मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हम लोगों के पास पैसा आ गया सितंबर में, हमने कहा चलो अब एलएलपी खोल लेते हैं, तो हमने 1 अक्टूबर को एलएलपी खोली। तो अब ये 1 अक्टूबर को जो एलएलपी खुलेगी, इसका फाइनेंशियल ईयर मार्च में तो खत्म होगा, लेकिन वो मार्च 25 में खत्म होगा, 24 की जगह। कब? मतलब जो मेरे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 18 महीने के बनेंगे। कितने महीने के? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये यहां तक तो हो गए 6 महीने, और फिर यहां से पूरा हो गया 1 साल। तो 1 साल 6 महीने, कितने महीने हो गए? 18 महीने। मेरा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने महीने का बनेगा? 18 महीने का बनेगा। कितने महीने का? सुन रहे हो बराबर? अब उसी तरीके से अगर मेरा साल अक्टूबर की जगह शुरू हो गया 1 फरवरी को, फिर वही कब होगा? मार्च में। तो फरवरी और मार्च 2 महीने और 12 महीने, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 महीने का बनेगा। कब बनेगा? उसी तरीके से मेरा बिजनेस शुरू हुआ मान लो 1 अप्रैल को, बराबर समझ में आ रहा है? तो फिर वापस कब खत्म होगा? 31 मार्च। अरे सॉरी 24। ठीक है, तो फिर वही 1 मार्च 24 से 31 मार्च 25, तो 1 महीना मार्च का और 12 महीने, तो मेरा पहला बनेगा 13 महीने। लेकिन फिर अगर मेरा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 24 से, तो परफेक्ट हो जाएगा। अब खत्म कब होगा?
31 मार्च 25, तो फिक्स 12 महीने। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, सितंबर के पहले साल शुरू हो रहा है तो उसी साल का मार्च, सितंबर के बाद शुरू हो रहा है तो अगले साल का मार्च। बोलो, सितंबर के पहले बिजनेस शुरू हो रहा है उसी साल का मार्च, सितंबर के बाद शुरू हो रहा है तो अगले साल का मार्च। इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन है। समझ गए बच्चों? देखो, फाइनेंशियल ईयर मींस अ पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल and end on, but however when LLP incorporated after September, अगर सितंबर के बाद है, 30 सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो फिर वो एंड कब होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। क्या याद रखोगे? ये एग्जांपल घर पे पढ़ लेना, वही एग्जांपल है जो मैंने दिया अभी। समझ में आ गया? दो डेफिनेशन काम किए, बॉडी कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ईयर। चार बोलूंगा, चार में से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेन एलएलपी, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है लेकिन इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है। इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? कंपनी बाहर की है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है। सिर्फ इंडिया में है ऐसा जरूरी नहीं है, इंडिया में और भी कई जगह होंगे। एलएलपी एग्रीमेंट जो आप मिलके बनाते हो वो एलएलपी एग्रीमेंट है। अब उसमें आपको जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी डालने हो डाल सकते हो। ये भी हो गया। नेम, नेम मतलब आपका इंडिविजुअल नेम, मिडिल नेम, सरनेम, कितना। पार्टनर मतलब जो एलएलपी में पार्टनर होता है वो पार्टनर। डायरेक्टर मतलब जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर बनाया वो डायरेक्टर। रजिस्ट्रार मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार बनाया वो रजिस्ट्रार। ठीक है, अब आ जाओ ये तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, स्मॉल एलएलपी। किस पे आ जाओ? स्मॉल एलएलपी। क्या? स्मॉल एलएलपी। बेटा देखो, पहले तो ये स्मॉल, लार्ज, मीडियम ये सब क्या है? ठीक है, वो तो है ही जो तू समझ रहा है। बाकी यहाँ पर ये स्मॉल कंपनी का क्यों किसी को बोला गया कि स्मॉल कंपनी, स्मॉल एलएलपी? एक्चुअली क्या है कि कंपनीज एक्ट में भी और एलएलपी एक्ट में भी जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आज मैं एक छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, 50 लाख का या 1 करोड़ का टर्नओवर वाले को भी अपन छोटा ही मानते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बता दूंगा कि पान वाले का भी टर्नओवर 1 करोड़ है अपने यहाँ कोटा में। वो रिटर्न नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते, वो अलग बात है, लेकिन टोटल करोगे प्रॉपर्ली तो उनका टर्नओवर भी इतना जाता है। ठेले वाले ऐसे देखे हैं जिनका रोज़ का 10,000 का गल्ला होता है। ठीक है, वीकेंड्स पे, सॉरी वीकेंड पे उनको 10,000 रुपये की सेल हो जाती है। ठीक है, और उनका मार्जिन आप 5,000 रुपये मान के चलो फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे छोटे लेवल पे बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सुनना बराबर। लेकिन ये लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाते, इनकॉर्पोरेट नहीं करवाते, इस डर से कि हमें टैक्स लगेगा, हमें कंप्लाइंस करने पड़ेंगे, ये है वो है, तो कच्चे में ही चलने दो। तो सरकार इनकरेज करती है और मोटिवेट करती है ऐसे छोटे लोगों को कि जिनका टर्नओवर भी कम है, कैपिटल भी कम है, बट उन्होंने करेज दिखाया कि हम एलएलपी में इन्वॉल्व होते हैं, रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होते ही आप लोग एक लीगल एंटिटी बन गए। अब आप कच्चे में काम नहीं कर रहे हो, एक एक चीज़ आपकी पक्की है, तो हम आपको इंकरेजमेंट देंगे। हम आपको एलएलपी में कुछ जगहों पे छूट दे देंगे, कुछ फॉर्म है जो दूसरे लोगों को फाइल करने आपको नहीं करने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लाइंस है जो दूसरों को करने आपको नहीं करने। तो हम आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं आपके एफर्ट्स को कि इतने छोटे लेवल पे काम करने के बावजूद भी आपने एक करेज दिखाया कि आप एलएलपी में रजिस्टर तो हुए, कम से कम टैक्स वैक्स मत भरो, रजिस्टर तो हो। ठीक है, हमारा, तुम्हें इंडियन इको में मैंने पढ़ाया था, हमारा फॉर्मल सेक्टर सिर्फ 10% है और हमारे देश में 90% इनफॉर्मल सेक्टर है। पढ़ाई थी ये बात, कितने कम हमारा फॉर्मल सेक्टर है। जब तक गिनती नहीं आएगी सामने तब तक हम कैसे मान ले कि जीडीपी का कैलकुलेशन भी करेक्ट होता होगा। कोई भी तरह का जो डेटा हमारे सामने आता है वो कितना ऑथेंटिक है हमें पता ही नहीं चल पाता बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ कुछ रिकॉग्नाइज नहीं है। हर चीज़ की गिनती होनी चाहिए। ठेला वाला भी कितना है तो गिनती तो हो, तो सरकार उसके लिए कोई स्कीम लाए, पता तो चले ठेले वाले कितने हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं किसका पक्का मकान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो नंबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप एनरोल हो रहे हो मतलब हमारे पास नंबर आ रहा है, तो हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भैया आपने कम से कम एनरोल तो करवाया, तो इसीलिए ये नाम दिए गए हैं कि स्मॉल मतलब जो छोटे लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन पैमाना क्या होगा छोटे का? ठीक है, जैसे अगर मान लो दिल्ली में पर कैपिटा इनकम हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे
40 लाख टर्नओवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मिजोरम में बहुत बड़ी बात है, नागालैंड में और बड़ी बात है, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी बात है 40 लाख का, क्योंकि कोई जाता होता थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका तो इनकी इकोनॉमी है उससे ही चलता है बस, और वो भी कम है। सिक्किम में बहुत बड़ी बात है। तो फिर पैमाना क्या होना चाहिए? तो ये सारे स्टेट्स को देखकर एक बेंचमार्क रखते हैं कि कम से कम इतना टर्नओवर हुआ तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे, इससे ज़्यादा पे नहीं मानेंगे। तो वो पैमाना क्या है? 25 लाख है फॉर इन टर्म ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और 40 लाख है इन टर्म ऑफ टर्नओवर। मतलब अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं है और आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, 25-40 याद रखोगे, 25-40, कैपिटल कितनी 25, टर्नओवर कितना, अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। आप क्या माने जाओगे? क्या माने जाओगे? क्या माने जाओगे? दोनों पूरी होनी चाहिए कि एक पूरी होनी चाहिए? चारुल, हाँ, और होना चाहिए, एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। क्यों चारुल, एंड क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि मतलब आपने बताया था पहले भी कि दोनों चीजें फुलफिल होंगी तो ही सही है। कैसे? पहले ये भी तो बताया होगा कैसे। विधि तू बता बेटा, दोनों होनी चाहिए ऐसा क्यों? वेरी गुड। अगर दोनों होंगी तो ही तो आपका क्राइटेरिया में आप फिट बैठोगे। जैसे अगर मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20 लाख है तो 25 से कम है। कैपिटल तो मैंने 20 ही लगाई थी शुरू में, लेकिन आज मेरा टर्नओवर 100 करोड़ हो गया है और मुझे कह रहे हो एलएलपी कौन सी? टर्नओवर 100 करोड़ और स्मॉल। बोला आपने और बोला था ना, तो मेरा कैपिटल तो 20 से 25 से कम ही है, टर्नओवर भले ज्यादा है। तो और मतलब दोनों में से एक पूरी करनी है, मैंने एक पूरी कर ली। हमें तो और नहीं होगा यहाँ पे, एंड होगा। मैंने आपको बताया भी था कि पहले और लिखा होता है इसमें गलती से, फिर उसको सही करके एंड करा। हालांकि जब और भी लिखा हुआ तब भी उसका इंटरप्रिटेशन तो एंड से ही होता था, लेकिन अब तो सही कर दिया, यहाँ भी एंड ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले ये चार्ट पढ़ाता हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ाऊंगा। ये रहा पहले तो, कौन स्मॉल एलएलपी है? जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू एंड है, बीच में क्या है, और टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना है? अप टू 40 लाख। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी उसे फुलफिल करनी, तो वो क्या माना जाएगा? स्मॉल है। एक स्टोरी सुनाइए, वो याद रखना। ये स्मॉल लार्ज का मतलब क्या है, तुम्हें स्मॉल का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक तो तुम्हारा स्तर कम है, स्टिल तुम एनरोल हुए हो, तो हम तुम्हें कुछ बेनिफिट्स देंगे। बेनिफिट कब देंगे? जब तुम एक बार क्राइटेरिया फुलफिल कर लो कि तुम कौन हो, स्मॉल हो। क्या बेनिफिट देंगे? आएंगे आगे। ये फॉर्म तुम फाइल मत करना, ये रिटर्न तुम फाइल मत करना, ऑडिट मत करवाना, ऐसे बहुत सारी चीजों में तुम्हें रिलैक्सेशंस दी जाएंगी वंस यू आर कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। अब सरकार है ना हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन छोड़ती है कि हमें कुछ चेंज भी करना हुआ तो हम करेंगे। तो इसने सरकार ने लिखा हुआ है 25 विच मे बी एक्सीड टू दिस अमाउंट, मतलब आगे भविष्य में लगा तो हम इस अमाउंट तक भी ले जा सकते हैं। विच इज 40 बट विच मे बी एक्सीड टू दिस अमाउंट, इसको हम इस अमाउंट तक भी ले जा सकते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए क्या स्कोप छोड़ा है वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। वो पहले नीचे पढ़ाते तो ही सही रहता है, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज आता है बच्चा। देखो अब अभी कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए आपका? डज नॉट एक्सीड, बट इम्प्रोवाइजेशन सरकार कभी ले जाना चाहेगी तो कहां तक ले जाएगी? अभी ले गई है क्या? तो अभी तो 25 ही याद रखने हैं, बट एक्ट में क्या लिखा हुआ है? 25 से आगे जाकर ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सरकार को ये लिमिट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज सेट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मैं बता रहा था कि 25 लाख कोटा में स्मॉल नहीं होगा, दिल्ली में स्मॉल होगा, मुंबई में स्मॉल होगा, या बहुत स्मॉल होगा। तो अगर दिल्ली में कोई 26 लाख की सेल कर रहा है साल भर में, 26 लाख की कैपिटल है दिल्ली में, तो आप उसे स्मॉल नहीं मान रहे हो क्योंकि वो 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली के हिसाब से वो बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, 25 लाख 26 लाख लगा के आप दिल्ली में कुछ भी नहीं बेच सकते, ठीक है। एक मेरा दोस्त बोलता है कच्चे बनियान का बिजनेस भी नहीं कर सकते तुम वहाँ पे 25-30 लाख में, चाहिए वहाँ पे अच्छी खासी कैपिटल चाहिए। तो अब आप उसको स्मॉल नहीं मानोगे क्योंकि उसने 26 लाख लगा दिए, ठीक है। यहाँ हो सकता है ज़्यादा है, छोटी सिटी है अपनी, फिर और गाँव में और अलग है, स्टेट वाइज और अलग है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सरकार के लिए, तो बोला एक ही रेट रखनी पड़ेगी। लेकिन कभी हमें लगा तो हम इस 25 को बढ़ाकर 5 करोड़ कर देंगे, और टर्नओवर जो है
अभी हमने कितना रखा है, मात्र 40 लाख, लेकिन कभी हमें लगा तो इसको बढ़ाकर हम 50 करोड़ भी कर देंगे। 40 लाख को कितना कर देंगे, करेंगे तब की करेंगे। अभी तो ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और 25 लाख को भी कितना कर सकते हैं, 5 करोड़। 5 करोड़ और 50 करोड़ याद रखना, 10 टाइम्स का फर्क है, ठीक है। 5 करोड़ 50 करोड़ किया जा सकता है, याद रखोगे। और आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जो भी हम बोलेंगे ये टर्म्स एंड कंडीशन एलएलपी, स्मॉल एलएलपी बनने के लिए लाओ, पहले पिछले साल का पीएनएल लाओ। कैसे मान ले कि तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख से कम है, लाओ पिछले साल का पीएनएल लाओ, सीए से साइन करा के लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, इसकी कॉपी लाओ, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन बोलेंगे वो फुलफिल करने, तभी आपको स्मॉल एलएलपी का दर्जा दिया जाएगा। एक बार आप स्मॉल एलएलपी बन गए तो फिर आप आने वाले सालों में स्मॉल ही रहोगे, जब तक कि ये थ्रेशोल्ड आप पार नहीं कर लो। जैसे फिर आपका कभी टर्नओवर 50 लाख हो गया, तब तो 40 से ज्यादा हो गया, तो अब आप स्मॉल एलएलपी नहीं, याद रखना, करवाना पड़ेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी मेन डेफिनेशन बताई मैंने, 3 बताई, 4 बताई, 3 ही बताई। एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक सीए की भी मान लो तुम, चार्टेड अकाउंटेंट की जिसका सीओपी होना चाहिए वही सीए है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर 3rd, और स्मॉल एलएलपी 4। अभी तक ये पढ़ाया, याद है आपको बराबर। अब ये फीचर्स जो कल डिस्कस कर रहा था मैं कि एलएलपी के क्या फीचर है, देखो इतने फीचर है, ठीक है। तो बस ये याद रख लो, अंदर आप आराम से लिख सकते हो। सेक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुए। ये फीचर्स 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल ससेशन है, एक पार्टनर के मरने या जीने से एलएलपी पे परपेचुअल ससेशन जिंदा रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी की आइडेंटिटी अपने पार्टनर की आइडेंटिटी से, पार्टनर के आने जाने जीने मरने से एलएलपी तो रहेगी, एलएलपी अलग है, पार्टनर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी। म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए एलएलपी लाइबल होगी, एलएलपी कोई काम करेगा उसके लिए पार्टनर लाइबल होगी। म्यूचुअल एजेंसी, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन ये वन फॉर ऑल हमेशा नहीं चलेगा, सेक्शंस पढ़ाऊंगा अभी, ये तो जनरल बात है, अभी सेक्शन पढ़ाऊंगा। फिर एलएलपी का एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे एक नेचुरल पर्सन खाना खाता है, पानी पीता है, शादी करता है, केस करता है, ऐसे एलएलपी ये सब शादी नहीं कर सकती एलएलपी किसी से, अच्छी बात है हालांकि ये, ठीक है। एलएलपी को जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन। कॉमन सील, एलएलपी की अपनी एक थप्पा होगा, कॉमन सील होगी, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते वक्त काम में, मुझे तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या लगानी पड़ेगी, कॉमन सील। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी की वजह से तो एलएलपी आया है कि एलएलपी में क्या होती है, किसकी, एलएलपी की पार्टनर की, बोलो तेज, एलएलपी की क्या होती है, क्या होती है भाई मेरी बात सुन लो। पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो या सोल ट्रेडर हो, बिजनेस की लायबिलिटी तो हमेशा ही अनलिमिटेड रहेगी। साला बिजनेस का कर्जा भी बिजनेस नहीं चुकाएगा तो और कौन चुकाएगा। पार्टनर की कर लो जो करना है, मेंबर की कर लो जो करना है, बिजनेस की तो अनलिमिटेड रखो। तो आज बीसीसी का कर्जा तो बीसीसी चुकाएगी इन अनलिमिटेड कैपेसिटी। मतलब अगर बीसीसी का 200 करोड़ का कर्जा है और 200 करोड़ की एसेट भी है तो चुकाओ भाई, अनलिमिटेड है, उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, सारी एसेट दे दो पाई पाई, लेकिन बिजनेस का कर्जा चुकाओ। अब बीसीसी सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, ये हार्डली मैटर्स, बिजनेस की तो अनलिमिटेड रखनी पड़ेगी, नहीं तो कौन चुकाएगा सारा बिजनेस का कर्जा। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। मैनेजमेंट, कौन देखता है सारा बिजनेस, सारे पार्टनर मिलकर, लेकिन अथॉरिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। कौन होगा वो अभी बताऊंगा। मिनिमम कितने होंगे यहाँ, 2, मैक्सिमम इधर कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ किसके लिए काम करोगे, मतलब अगर समाज सेवा के लिए खोलना चाहते हो तो एलएलपी। इन्वेस्टिगेशन आपका हो सकता है, पीछे सेक्शन, ये सेक्शन नए जुड़े हैं आपके, ये पीछे आएंगे कि एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन कब होगा, एलएलपी कब किसी के साथ अमालगमेट हो सकती है, एलएलपी को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट ई फाइल होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट। कैसे फाइल होंगे, और उस पे
डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन होंगे, वो भी डिजिटल सिग्नेचर। क्या बन जाता है ये आपका डिजिटल सिग्नेचर? जैसे आप सीए बनोगे तो सबसे पहला काम यही करोगे, ठीक है, ये बनाओगे आप लोग। हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको साइन करना होगा, और बहुत सारे फिजिकली फाइल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, तो आप लोग डीएस बनवा लोगे। तो ये डिजिटल सिग्नेचर डेजिग्नेटेड पार्टनर का हर डॉक्यूमेंट पे अटैच होगा, और हर डॉक्यूमेंट कैसे फाइल होगा? ई फाइल। सरकार पॉज कर दो। हाँ, मुझे पैसे चाहिए तो पूरा। सरकार जितने भी नए लॉ ला रही है, जैसे जीएसटी देख लो, सब चीज़ ऑनलाइन फाइलिंग है। अपन अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना बेटा, फिजिकल सिस्टम खत्म ही होना चाहिए, और ख़त्म हो ही रहा है। ये तो 2009 का एक्ट है, तो 2009 में हमने बस बोला, पहले होता था पार्टनरशिप में कोई भी चीज़ रजिस्ट्रार को फाइल करने जाओ, अब कुछ भी ऑफलाइन फाइल नहीं होगा। ईच एंड एवरी पेपर डिजिटली साइंड होगा और ऑनलाइन अटैच होगा। अब कुछ भी फिजिकल का सिस्टम ही खत्म। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि एलएलपी का सारा डॉक्यूमेंट कैसे फाइल होता है। ऑल लिखा है मैंने, ऑल। एक पेपर भी एलएलपी का कोई ऑफिस भी नहीं मिलेगा तुम्हें कोटा में, सब कुछ डिजिटल साइन होता है और डिजिटली ही अपलोड होता है। फॉरेन एलएलपीज के ऊपर भी एक्ट लगता है, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर है, लेकिन आई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया। ये कुछ पॉइंट याद रख लोगे तुम लोग। अब तुम लोग एक बात को थोड़ा सेंसिबली सोचो। एलाइड लॉ पूरी 30 मार्क्स की है, 5-5 नंबर के, 7 नंबर का एक एक्ट है ऑन एन एवरेज। 5 नंबर में वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ, और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक या 2 ऑब्जेक्टिव। अब 5 नंबर में इतना एक्ट मुझे तुम्हें पढ़ाना है, अभी शुरू भी नहीं करा अपन ने, और वो ये पूछ ले एनी 5 फीचर्स ऑफ एलएलपी, खत्म ही हो गया पूरा, मजा ही किड़किड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या पूछेगा ये? बस ये रीड लगाने थे, कोर्स में थे तो, और तुम्हें 5-6 पॉइंट तो ऐसे भी याद रह जाएंगे। क्या क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल ससेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ई फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, और आर्टिफिशियल पर्सन, नो मैक्सिमम पार्टनर, 2 मिनिमम पार्टनर। चलो चलो चलो, टाइम पास खत्म करते हैं। अब इसका इंतहा देखो, अभी इसका मन नहीं भरा, तो जो भी पॉइंट उसने लिखे थे वो सब, यहां से सेक्शन स्टार्ट होता है, यहां से पढ़ते हैं अपन सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कल बता दिया था मैंने। एडवांटेज क्या है मैंने क्या बताया थे, तुमने ही बता दिए थे। क्या एडवांटेज है इसके? अरे भाई कि फ्लेक्सिबल है, तुमने बोला था, इजी टू फॉर्म है, सारे पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और डिसॉल्व करना भी आसान है। तो ये कुछ फायदे हैं एलएलपी खोलने के, जो पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में नहीं मिलते थे। तो अगर आज कोई बोले कि हमें पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो करो, एनरोल मत करो। एनरोल कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन है एज एलएलपी जाओ, नॉर्मल ट्रेडिशनली पार्टनरशिप में एनरोल नहीं करो। फायदे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फायदे। हालांकि देखो इतने फायदे हैं तो थोड़ी बहुत कॉस्ट भी है। जैसे इसमें ऑडिट करानी पड़ेगी, 10-15 हज़ार रुपये सीए को देने पड़ेंगे। फिर इसको खुलवाने के भी 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं। कोई भी सीए होगा तो वो एलएलपी खोलने के 15-20 हज़ार रुपये लेगा, जिसमें कुछ वहाँ एमसीए को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ उसकी खुद की लीगल फीस होती है, लेकिन उसमें वो आपको कंसल्टेंसी देता रहेगा। तो कुछ 40-50 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा साल भर में, बट आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। मैं इससे बड़ी कोई फैसिलिटी नहीं मानता कि आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि आज की तारीख में लॉस हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई जेन्युइन बिजनेस किया, लॉस हो गया, साला 10 लाख का लॉस हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, तो कम से कम आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब बेचने की नौबत बिजनेस चुकाएगा उसे। चलो क्या यहाँ अभी तक तो नहीं डाला है, बट नाइस सजेशन। ठीक है, अपन डालेंगे एमसीए को कि यहाँ पे भी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करो। और तू ईमेल करे तो बेटा धीरे लिखना, तो उसमें भी फास्ट लिख देगी, उनको समझ नहीं आया। चलो देखो, ओ हाँ भाई पढ़े। सेक्शन 5 से ये स्टार्ट होता है।
बराबर सुनना। पहला सेक्शन 5, अब लाइन से चलेंगे पूरे 5 से लेकर 22 तक लाइन से है ये, और अपन सेक्शन वाइज ही पढ़ेंगे इसको अच्छे से। पहले सेक्शन 5, पार्टनर कौन होगा। यहां देखो सामने इन्होंने यहां अमेंडमेंट किया है, तो जो अमेंडमेंट के पहले था वो भी सुनना और अभी भी सुनना। पहले अभी जो है वो सुनो। हर बंदे को पार्टनर बना सकते हो आप एलएलपी में। वो इंडिविजुअल हो तो भी बन सकता है, वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी पार्टनर बन सकता है, वो कंपनी है तो भी पार्टनर बन सकता है, वो एक खुद पार्टनरशिप फर्म है और इधर पार्टनर बनना चाहता है तो बन सकता है। सब बन सकते हैं पार्टनर। एलएलपी का पार्टनर बनने में कोई रेस्ट्रिक्शन, इनफैक्ट फॉरेन एलएलपी है, इनफैक्ट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर रहता है और यहाँ एलएलपी में पैसा लगाना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एफडीआई लगाना चाहता है तो लगा सकता है, और उसे भी आप पार्टनर बना। तो एलएलपी के दरवाजे खोल दिए सबके लिए। कंपनी में इतना आसान नहीं है किसी को भी मेंबर बनना, यहाँ पे हर कोई पार्टनर बन सकता है। देखो तुम कौन कौन पार्टनर होगा, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर हर कोई नहीं बन सकता, पार्टनर तो हर कोई बन सकता है। देखो कौन कौन पार्टनर बन सकता है। एवरी इंडिविजुअल, इनफैक्ट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट। सुनो इधर, जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हूं तो इसमें 4 लोग आ गए। कौन कौन आ गया, कंपनी और फॉरेन एलएलपी और फॉरेन, जो बॉडी कॉर्पोरेट में चारों आते, तो ये चारों पार्टनर बन सकते हैं। इंडिविजुअल आप में हम तो बन ही सकते हैं, सब पार्टनर बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकते वो याद रखना। पहला, वो बंदा जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। करके करेगा भी क्या वो पार्टनर बन के, काम बिगाड़ेगा ही सही। और अगर ये अलाउ भी कर देते तो कोई बनाता ऐसे अनसाउंड माइंड को पार्टनर, ठीक है प्लीज अलाउ कर दो ना, एक पागल बहुत जान खा रहा है पार्टनर बना, प्लीज प्लीज अलाउ कर दो ना, एक पागल अलाउ कर दो, एक पागल, ठीक है। तो ऐसे तो वैसे भी कोई नहीं बनाएगा, तो जो अनसाउंड माइंड है वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, जो दिवालिया फोकटिया हो चुका है, इनसॉल्वेंट, ठीक है। अभी ये दिमागिया तौर पे अनसाउंड माइंड था, ये फाइनेंशियली अनसाउंड माइंड हो चुका है, क्योंकि इनको भी मैं अनसाउंड माइंड ही बोलूँगा। पैसे की किल्लत जब आती है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो इंसॉल्वेंट में 2 कैटेगरी है, एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। एडजुडिकेटेड जो इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, उसने एप्लीकेशन दे दी है कि आप मुझे भी इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, क्योंकि अब मेरे पास भी कुछ खास बचा है नहीं। तो जितनी जल्दी आप ये डिसीजन दोगे मैं अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाऊंगा, ठीक है। तो एक तो हो चुका है और एक होने वाला है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट खत्म और एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट खत्म होने वाला है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी। तो ऐसे बंदे को भी आप पार्टनर मत बनाना, ठीक है। तो 3 लोगों को आप पार्टनर नहीं बनाओगे, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट एंड एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। क्या? Who have applied for insolvency but application is pending. Who have applied for insolvency but application is pending. वो भी नंगा ही है। तो इन 3 लोगों को छोड़ के आप किसी को भी पार्टनर बना सकते हो। अभी फिर बोलूंगा, इन तीनों को अलाउ भी कर देते बनाना, तो कोई बनाता इनको पार्टनर, तो डिस अलाउ कर दिया, भाई बनाओ मत ऐसे लोगों को पार्टनर, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है हर कोई पार्टनर बन सकता है, इंडिविजुअल में रेसिडेंट भी बन सकता है, एनआरआई भी बन सकता है, एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है, कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, फॉरेन एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है, एलएलपी जो इंडिया के बाहर है लेकिन बिजनेस इंडिया में है वो भी पार्टनर बन सकता है, और फॉरेन में जो कंपनी है वो भी पार्टनर बन सकती है। स्कोप कितना खोल दिया कि जो एलएलपी का पार्टनर बनना चाहे वो, इस सरकार को पैसे से मतलब था। अगर बाहर से कोई भी बंदा पार्टनर बन रहा है तो कैपिटल यहां लाएगा, डॉलर आएंगे हमारे पास, यूरो आएगा, पाउंड आएगा, दिनार आएगा, दिरहम आएगा, सबको बढ़िया लगता है। तो पैसा आने दो, हमें क्या जा रहा है, आने दो पैसा, बन जाओ पार्टनर। कौन सा तुम्हें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने देंगे, साइनिंग अथॉरिटी थोड़ी देंगे तुम्हें। डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या होती है, साइनिंग अथॉरिटी, वो तुम्हें नहीं देंगे। तो इन्होंने डेजिग्नेटेड पार्टनर को थोड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट किया, पार्टनर में सबको अलाउ कर दिया, क्योंकि पार्टनर तो पैसे ही ला रहा है और पैसे लाना तो बढ़िया बात है। इसीलिए याद रखना, इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकती है, एक एलएलपी भी पार्टनर बन सकता है, फॉरेन की एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है, कंपनी भी पार्टनर बन सकता है और फॉरेन की कंपनी भी पार्टनर, कोई तरह की रेस्ट्रिक्शन
और तो और कोई एनआरआई है वो भी पार्टनर और वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? अब मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट, लेकिन अगर 2 से कम हुए तो ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, याद ही है तुम्हें, वैसे फाउंडेशन में पढ़ा है। यहाँ देखो, अगर आपके एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स, बेटा सुन रहा है ना रियन, नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हुए, 2 से कम 1.5 तो होगा नहीं, 1 ही होगा, ठीक है? तो अगर बहुत मजे आ रहे तेरे को, है ना? हाँ मेरे लाल, कॉर्पोरेशन सोल मतलब सोल ट्रेडर बन सकता है ना? कौन सा है? कहाँ है? अबे चुप रहो ना, बाउलो। हाँ ये, अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वहीं मना कर दिया था ना, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट में आते ही नहीं है। और अरे बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए खुलती है। फार्मर्स की कोऑपरेटिव, कंज्यूमर की कोऑपरेटिव, ये धंधा करने के लिए थोड़ी खुलती है। तो एलएलपी होने के लिए आप बिजनेस तो करो, आप बिजनेस करने के लिए खोल ही नहीं रहे उसको, आप अपने पर्पस को, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए खोल रहे हो। तो इसलिए आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, तो आप एलएलपी क्यों बनोगे, पार्टनर क्यों बनोगे? और ये सोल कॉर्पोरेशन मतलब ये सोल ट्रेडर हो गया। तो सोल ट्रेडर तो एज ए इंडिविजुअली पार्टनर बन जाए ना, उसे बिजनेस में पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है? जैसे आज मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, मान लो अकेला, बीसीसी नाम से ही, नाम बीसीसी है लेकिन हूं मैं अकेला, तो शब्बीर एलएलपी में ज्वाइन हो सकता है। बीसीसी क्यों ज्वाइन हो रही है? बीसीसी में शब्बीर ही तो है, तो शब्बीर अपने नाम से ही इन्वेस्ट करे ना, बीसीसी के नाम से क्यों कर रहा है? तो सोल ट्रेडर में तो होता ही एक जना है, तो वहां पे एज अ सोल ट्रेडर जाने की क्या जरूरत है? आप एज अ इंडिविजुअली चले जाओ ना, आप वही बात पड़ेगी, कोई मतलब फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए बन सकती है, वो कंपनी में आ गई, वो कंपनी में आ गई, 1% कंपनी हो भले, लेकिन वो किस में आ गई? कंपनी में, ठीक है? हाँ, ये एक लास्ट सेक्शन आज के लिए सुन लो, इंपॉर्टेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर। अगर आपके मिनिमम पार्टनर है 2, मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है, अगर आपके मिनिमम पार्टनर जो 2 होने चाहिए 2 से कम हो गए और आपने 6 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू किया, तो 6 महीने के बाद जैसे ही आपको पता चलेगा, पूरी बात याद रखना, जैसे आपको पता चलेगा आपके मेंबर 2 से कम है, आपको पता चलना चाहिए आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड से कितनी हो जाएगी? क्योंकि एलएलपी का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 लोग। साला आप 2 से 1 हो गए हो, तब तो आप सोल ट्रेडर बन गए, और सोल ट्रेडर में तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी ना, तो अब आप सोल ट्रेडर माने जाओगे और आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। एक एग्जांपल सुनना, सुनो इधर, सिद्धार्थ और अपूर्व पार्टनर है। सिद्धार्थ कहीं गया बाहर मॉरिशस घूमने और घूम गया। अब अभी तक सिद्धार्थ को पता नहीं है अपूर्व कहाँ है, ठीक है? सिद्धार्थ को बिल्कुल आइडिया नहीं अपूर्व कहाँ है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। सिद्धार्थ गुड फेथ में यही मान के चल रहा है जिंदा तो है, और एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है? करण दोनों ही है वो। तो अपूर्व मेरा भाई है बेटा, मजाक उसमें मत लेना तू, ये तो बावला है। तो अब अपूर्व का कुछ पता नहीं है सिद्धार्थ को, 6 महीने हो गए, अभी सिद्धार्थ की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ही हैज नॉन अबाउट द फैक्ट, उसे फैक्ट के बारे में अब 1.5 साल बाद कहीं से खबर आई कि मेरे करण अर्जुन इस कोने में है, लेकिन अब इसको ये पता चल गया कि ये पार्टनर नहीं है मेरा और मैं चला रहा हूं बिजनेस को, तो अब इसको क्या करना है फटाफट, या तो इसको दूसरा लाना है, नहीं तो अब ये चालू रखेगा 1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब जब ये चालू रखेगा, जो पता चल गया कि ये पार्टनर नहीं है और जिंदा है लेकिन पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पार्टनर्स को 1 से बढ़ाकर 2 करने पड़ेंगे। नहीं करता है तो इसकी लायबिलिटी बराबर, सुनना देखो, एवरी एलएलपी हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर, बट इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2, 2 से कम हो गए,
एंड कैरी ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, तो फिर द ओनली पार्टनर जो बचा हुआ है सिद्धार्थ, कैरी ऑन द बिजनेस, अगर ये बिजनेस कैरी करता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद भी, एंड हैज द नॉलेज, इसको ये है इंपॉर्टेंट, उसको इस नॉलेज, इस फैक्ट की नॉलेज है, हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि ये अकेला बचा है, ही इज अलोन, तो ही विल बी पर्सनली फॉर ऑल द डेप्ट इंकर्ड इन LLP, सारे डेप्ट के लिए वो अकेला, मतलब उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉजिक कि अगर वो 2 से 1 हो गया तो अब वो LLP है ही नहीं, वो LLP है ही नहीं, वो तो सोल ट्रेडर है। तो अब सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, अनलिमिटेड की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से कल शुरू करते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, धन्यवाद।